जो हमारे पास साइंसी सब्जेक्ट्स होते हैं उसके लास्ट पे 2 चीज़ें ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड की जाती है, वो भी तैयार करना, और मॉडल पेपर, पास्ट पेपर से ज़्यादा चीज़ हमारी थॉरली रीडिंग बहुत मैटर करती है। नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टैटिक वेबसाइट एंड डायनामिक वेबसाइट। लेट्स गो टू द नोट्स। Static website consists of a web pages with fixed content that remains unchanged unless manually updated by a developer। स्टैटिक के मैंने आपको बताया कि कैसी चीज़ जो यूनिफॉर्म पोजीशन पे है, स्टेबिलिटी में है, ठीक है। इसी तरीके से स्टैटिक वेबसाइट एक ऐसी वेबसाइट है जिसका कोई भी कंटेंट अगर लगा हुआ है ना, वो सालों साल नहीं चेंज होता, चाहे उसको कुछ भी हो जाए, अनलेस जब उसका डेवलपर जिसने उसको डेवलप किया है वो खुद आके चेंज ना करे। These sites are typically built using HTML and CSS, do not involve server-side programming और database interaction। अब इसको HTML या इन वेबसाइट की मदद से डेवलप किया जाता है, इसको कोई भी सर्वर साइड प्रोग्रामिंग बैठ के कंट्रोल नहीं कर रही होती है, ठीक है। They are simple to host and load quickly but are limited in interactivity and dynamic content compared to dynamic websites। अब हमारे पास ये सिंपल इनका होस्ट होता है जो क्विकली ओपन हो जाती हैं, और ये बहुत कम जो है वो कहते हैं लिमिटेड टाइम के लिए इंटरेक्टेड होती हैं, इंटरेक्टिविटी दिखाती हैं अपनी। और जो डायनामिक कंटेंट होता है वो डायनामिक वेबसाइट के साथ कंपेयर किया जाता है। अगर आप आज किसी एक वेबसाइट पे किसी पेज पे जाओगे, उनका एक कंटेंट लगा हुआ है, उनकी इंफॉर्मेशन लगी हुई है, जब तक वो खुद वहाँ से एडिट नहीं करेंगे, उसको डिलीट नहीं करेंगे, वो वहाँ से ख़त्म नहीं होगा। तो एक आपका डायनामिक जो है वो वेबसाइट आ जाती है, ठीक है। आप डायनामिक वेबसाइट का बुक से देखते हैं, बुक में क्या बता रहे हैं। regardless how much content and how many pages you increase in your website as discussed above, the contents remain unchanged। अगर आपने आज अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में विकीपीडिया में सर्च किया है, आप फिर हफ्ते बाद, महीने बाद सर्च करोगे, विकीपीडिया अल्बर्ट आइंस्टाइन की इंफॉर्मेशन चेंज नहीं करेगा, उसकी कॉज ऑफ डेथ, उसका ईयर डेथ, डेट ऑफ डेथ चेंज नहीं होगी, कि वो चीज़ फिक्स्ड है, वो नहीं चेंज हो सकता है अनलेस यू चेंज इट योरसेल्फ। अगर आप किसी वेबसाइट के ओनर हैं, क्रिएटर हैं, डेवलपर हैं, अगर आपने सालों साल वहाँ पे कंटेंट लगा दिया है, अगर आप चाहेंगे तो वो कंटेंट हटा सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, आपके अलावा कोई भी नहीं कर सकता। इन अदर वर्ड्स, वेबसाइट इज स्टैटिक एंड वन एक्सेस्ड बाय द यूज़र, इट विल बी लोडेड फ्रॉम द सर्वर वेयर यू हैव होस्टेड इट। अगर आपके जो पहले स्टैटिक है हमारे पास, वहाँ पे मैंने आपको पहले डायनामिक बता दी, सॉरी हम डायनामिक में चलते हैं। A website is a dynamic if the information is changed or adjusted in accordance with user input। यहाँ पे भी मैंने आपको पहले स्टैटिक बताई है, ओके स्टैटिक ही बताई है। तो स्टैटिक का मैंने आपको क्या बताया, किसी भी चीज़ का स्टेशनरी मोशन में रहना, ठीक है। यहाँ पे आगे उन्होंने क्या बोला, इन अदर वर्ड्स द वेबसाइट इज स्टैटिक। अगर वेबसाइट आपकी स्टैटिक है, स्टेशनरी मोशन में है, अगर आपने अपना एक्सेस किसी और को दे दिया, वन एक्सेस्ड बाय द यूज़र, डेवलपर की बात नहीं हो रही है, यूज़र की बात हो रही है, जिसने डेवलप की है उसने उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं किया है। अगर आपने वो एक्सेस यूज़र को दे दिया, इट विल बी लोडेड फ्रॉम द सर्वर वेयर यू होस्टेड इट। अगर मैंने कोई पेज बनाया है, उसको मैं अगर अपने किसी भी सिटी ऑफ स्टेट में चला रही हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैंने उसको यूके में बनाया है, उसको यूके में मैंने लोड किया है, उसको यूके में मैंने रन किया है, उसको मैंने वहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ है कि उसका पासवर्ड, उसका एक्सेस मैंने आपको दे दिया, आप पाकिस्तान में बैठ के उसको होस्ट करेंगे तो आपका जो है वो एक्सेस ऑफ यूज़र का उन्होंने लिखा हुआ है ना, वेयर यू हैव होस्टेड, वो वहाँ से फिर लोड होगी, ठीक है। उसका पेज ऑफ कंटेंट चेंज हो जाएगा आफ्टर लोडिंग ऑन द यूज़र्स कंप्यूटर। मेरे कंप्यूटर पे नहीं है, अब वो आपके कंप्यूटर पे, ऑन यूज़र कंप्यूटर द लिंक टू द सर्वर इज़ नो मोर रिक्वायर्ड, ठीक है। सच स्टैटिक वेबसाइट आर ईजी टू क्रिएट एंड लोड ऑन द क्लाइंट्स साइट। यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है, आफ्टर लोडिंग, जब लोडिंग ख़त्म हो जाती है, ऑन द यूज़र कंप्यूटर द लिंक टू द सर्वर इज़ नो मोर रिक्वायर्ड। तो जो सर्वर के पास जो लिंक है उसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट की उसको ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो वहीं से उस पेज को ओपन करेगा, कंटेंट को देखेगा, कंटेंट को चेंज कर सकता है, कंटेंट को डिलीट भी कर सकता है। स्टैटिक वेबसाइट तब तक स्टैटिक रहती है जब तक डेवलपर के पास रहती है। अगर उसका एक्सेस यूज़र के पास चला जाता है तो यूज़र उसको अपने एरिया में बैठ के होस्ट कर रहा है, उसको वो किसी भी तरीके से चेंज, एडिट और डिलीट कर सकता है, ठीक हो गया जी। अब चलते हैं आगे डायनामिक वेबसाइट। डायनामिक इंफॉर्मेशन क्या दी है मैंने आपको, कोई भी चीज़ जो मूवेबल हमारे पास सिचुएशन में है,
ठीक है, जो मूविंग सिचुएशन में। तो यहाँ पे नोट्स में है, A dynamic website generate web pages in real time based on user interaction और other inputs। ठीक है, ये आपको एक ऐसे वेब पेजेस जनरेट करके बताता है जो यूज़र बेस्ड होते हैं, उनके इंट्रैक्शंस के बेस्ड होते हैं किसी भी इनपुट्स की मदद से। इट यूजेस सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज लाइक PHP। अब हम लोगों ने वहाँ पे एक बंदे की बात की थी, यहाँ पे वो कितने ज़्यादा वेब पेजेस डेवलप कर रहे हैं। वहाँ पे एक डेवलपर ने एक्सेस यूज़र को दे दिया, यूज़र और डेवलपर का एक्सेस चला गया बस, और ये वर्ल्ड वाइड चीज़ चलेगी। ठीक है, इसमें आपके पास PHP, पाइथन, रूबी टू रिट्राइव एंड प्रोसेस डाटा फ्रॉम डेटाबेस और अदर सोर्सेज। डायनामिक वेबसाइट कैन डिस्प्ले पर्सनलाइज्ड कंटेंट, हैंडल यूज़र लॉगिन्स एंड इंटरेक्ट विद विजिटर्स थ्रू फॉर्म्स और शॉपिंग कार्ट्स। अब इसमें क्या होगा कि वहाँ पे सिर्फ डेवलपर और यूज़र का इंटरेक्ट हो रहा है आपस में, बाकी वो किसी के साथ इंटरेक्शन ही कर रहे हैं अपने वेब पेजेस के थ्रू, वेबसाइट्स के थ्रू, कंटेंट के थ्रू। लेकिन इसका कंटेंट इतना लार्ज बेस्ड है कि ये डिस्प्ले कर रहा है क्या क्या, कोई भी कंटेंट, पर्सनल कंटेंट। ठीक है, हैंडल यूज़र लॉगिन्स, कि अब जो यूज़र जिस पेज को यूज़र जो है वो यूज़ कर रहा है उसके लॉगिन्स भी शो हो रहे हैं, मतलब उसका यूज़र नेम। ओके, इंटरेक्ट विद विजिटर, अगर किसी ने हमारा पेज विजिट किया है और उसने वहाँ से कुछ नहीं बाय किया, उसने कंटेंट को लाइक नहीं किया, तो आप उसे पूछ सकते हैं कि कोई चीज़ ऐसी आपको पसंद नहीं आई है हमारी, जो हम जिसे चेंज कर सकते हैं। हज़ारों विजिटर्स की बात है। ठीक है, और शॉपिंग कार्ट्स, आपने अक्सर दराज में किसी चीज़ जो आपके कार्ट में पड़ी होती है, अगर वो बार बार जो दराज होता है ना आपको बता रहा था कि आज ख़रीदें, आज ख़रीदें, आज ख़रीदें, इस पर ऑफ ये ऑफ लग दिया है, ये ऑफ लगा दिया, तो ये सारा वो सिस्टम की बात हो रही है। दे ऑफर मोर इंटरेक्टिविटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी कंपेयर टू स्टैटिक वेबसाइट्स। तो स्टैटिक वेबसाइट में सालों साल चीज़ें नहीं चेंज होती हैं। अगर आज उन्होंने कपड़े की प्राइस 4000 लगाई हुई है ना, 10 साल बाद भी वो 4000 ही रहेगी अनटिल दे चेंज। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि वो ऑफर्स लगाते जाते हैं कि उनके विजिटर्स बनते हैं, उनके जो है वो यूज़र्स, क्लाइंट्स बनते जाते हैं। ठीक है, अब आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है, वेबसाइट इज़ अ डायनामिक इफ द इंफॉर्मेशन इज चेंज और एडजस्टेड इन अकॉर्डिंग विद द यूज़र इनपुट और द चॉइस। अपने यूज़र इनपुट के अकॉर्डिंग या फिर डेवलपर के अकॉर्डिंग उसके अंदर कोई भी चेंजेस आ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, अल्ट्रेशन ऑफ अ बैकग्राउंड कलर ऑफ अ वेब पेज एवरी टाइम अ यूज़र क्लिक्स अ बटन। अब देखें, जो यूज़र एक बटन को क्लिक करेगा, पीछे उसको जो कलर चाहिए वो आके चेंज कर सकता है। सो वाई वेबसाइट नीड्स टू बी डायनामिक, तो वेबसाइट को डायनामिक रहने की क्या ज़रूरत है। द इंटेंशन ऑफ एवरी वेबसाइट ओनर इज़ टू हैव अ फ्रीक्वेंट विजिटर एंड द विजिटर शुड स्टे लॉन्ग। हर एक ऑर्गेनाइजेशन की ये ख्वाहिश है, ये डिमांड है, ये स्कोप है कि विजिटर आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारें। कॉल सेंटर की मैं आपको एग्जांपल दी, कॉल सेंटर में ऐसे वेबसाइट, ऐसे वेब पेजेस, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती हैं कि लोग इंटरेक्ट होते हैं, बाहर के जो गोरे हैं ना वो इंटरेक्ट होते हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं, और वो उनसे अगर एक बंदे ने घंटे ज़्यादा कॉल कर लिया ना, कोई भी बात की है, आपने उसको ऊबर करवा दी, उसने घर जाने तक आपसे कोई भी अपने सारे मसले डिस्कस कर लिए, आपकी कॉल जितनी लंबी जाती है आपकी पे होती इंक्रीज़ होती है, और आपको जितनी कॉल्स आती हैं आप उतना अर्न कर सकते हैं। ठीक है, द इंटेंशन, ये इंटेंशन है। फॉर एग्जांपल, ऑनलाइन शॉपिंग साइट ऑफर प्रमोशन एंड पैकेजेस, ऑफ लगा देते हैं, विंटर सेल लगा देते हैं, समर सेल लगा देते हैं, मिड सीजन सेल लगा देते हैं, so that the visitor lengthen their stay on the interested page, get awareness and shop. To achieve this dynamicity and the websites is applied using scripts like JavaScript, Python। अब जो हमारे पास वेबसाइट यूज़र होते हैं ना, उनके पास ये स्क्रिप्ट आती है। ठीक है, वो JavaScript हो सकती है, Python हो सकती है, PHP, ASP या Net etc. हो सकता है। In context of online shopping site, every member of a website can customize its web page based on his or her interest as shown in the Fig 4। ठीक है, Fig 4 में बताया, अगर किसी यूज़र ने अपने इंटरेस्ट के मुताबिक वो पेज का एक्सेस दिया हुआ है उन्होंने हर किसी को, वो अपने मर्ज़ी के मुताबिक उसको चेंज कर सकता है अपने पेज को। ठीक है, while non-members and visitors get the same page to view every time। तो जिन लोगों ने पेज को विज़िट नहीं किया, उसके मेंबर नहीं है, उनको भी ये एक्सेस हर टाइम मिल सकता है, वो किसी भी टाइम आके पेज को ईजीली व्यू कर सकते हैं। तो ये चीज़ डायनामिक है, जो बिल्कुल भी स्टेशनरी कंडीशन में नहीं है, मूवेबल कंडीशन में है, हर किसी के एक्सेस में है, और वो कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रही है। उसमें कभी कोई फोर्स लग रही है, उसमें कभी कोई जो है वो ऐड आ रहा है, कभी कुछ सेल लग रही है, विजिटर हद से ज़्यादा विजिट कर रहे हैं और लॉन्ग टाइम के लिए स्टे कर रहे हैं। ठीक है,
टोटल क्वेश्चंस दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर द ब्रांचेस ऑफ द केमिस्ट्री। अगर ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री की डेफिनेशन नहीं आती है फॉर इंस्टेंस एग्ज़ाम में, तो उसके रेलिवेंट क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको पता होगा कि आपने फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, एनालिटिकल हर एक केमिस्ट्री के ब्रांच में अच्छे तरीके से नॉलेज गेन कर ली, उसको अंडरस्टैंड कर ली कि इसके अंदर में क्या बात कर रहे हैं, उसके रेलिवेंट कोई भी अगर क्वेश्चन आ जाता है तो उस क्वेश्चन का आंसर फिर आपको आना चाहिए, ठीक है। अब वो बच्चों वाली चीज़ें तो नहीं रही हैं, अब तो SLO बेस सिस्टम आ गया कि टोटली आपके कॉन्सेप्ट की बात होती है। जब स्टूडेंट के सामने पेपर आता है, स्टूडेंट कहता है मैंने तो पढ़ा था डिफाइन दिस, डिफरेंस बिटवीन दिस, ये क्या आ गया। हाँ, वही होता है जो डिफाइन कर रहा होता है दोनों को, वो पूछ वही रहा है। अगर उसने पूछा ना कि उसने आपसे ये नहीं पूछा कि डिफाइन एनर्जी, उसने आपसे ये पूछ लिया कि इस बंदे ने इतना खाना खाया, इतनी रेस लगाई, उसकी कितनी एनर्जी यूज़ हुई है, बात तो वही है, एनर्जी का ही तो वो पूछ रहा है, उसने पूछने का तरीका ज़रा डिफरेंट कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन हमने कल डन कर लिया था फिजिकल केमिस्ट्री का। अगला क्वेश्चन है हाउ डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, आयनिक, कोवलेंट, मेटालिक, फॉर्म एंड फंक्शन। ये 4 बॉन्ड्स आते हैं आपके केमिस्ट्री में, ठीक है। आयनिक, कोवलेंट, मेटालिक। अब इसमें क्या फंक्शन होता है, किसका किस तरीके से फॉर्मेशन होती है, हम उसको देखते हैं, ठीक है। इन कोवलेंट बॉन्ड एटम्स शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर्स रिजल्टिंग इन स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल बॉन्ड्स दैट फॉर्म मॉलिक्यूल्स। ये उसकी फॉर्म आ रही है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन के पेयर शेयर करता है और रिजल्ट में वो डायरेक्शनल बॉन्ड कर देता है, जो फॉर्म क्या करता है मॉलिक्यूल, वो एक कंपाउंड होता है, ब्रेक डाउन होके मॉलिक्यूल बन जाता है। मेटालिक बॉन्ड इन्वॉल्व्स अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर delocalized and free to move throughout the metal lattice, creating strong non-directional bonds that allow for conductivity and malleability. अब इसमें क्या बता रहे हैं, मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है, जो क्या इन्वॉल्व करता है सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, वो फ्री टू मूव होते हैं कहीं पे भी बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब वो आपस की बात हो रही है, वो अपनी दुनिया से बाहर नहीं जा रहे हैं, ठीक है। वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं, उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। उसमें वो उसने साथ लिखा भी हुआ है कि वो क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड दैट अलो फॉर कंडक्टिविटी एंड मेलेबिलिटी। वो आपस में ही कंडक्टिविटी और अपनी मेलेबिलिटी को स्टेबल करके रखते हैं। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, फाउंड इन अ मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, वेयरएज मेटालिक बॉन्ड्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल्स, सिर्फ मेटल्स पे डिपेंड करता है। वो टाइप ऑफ बॉन्ड्स कंट्रीब्यूट टू यूनिक प्रॉपर्टीज़। दोनों मेटल जब मिलते हैं अपना बॉन्ड शेयर करते हैं तो वो यूनिक प्रॉपर्टीज़ कंट्रीब्यूट करती हैं। एंड द फंक्शन ऑफ सब्सटेंस दे फॉर्म, जिसके वो बने होते हैं ना, वही फंक्शन वो अपना सब्सटेंस करते हैं, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन में है जी, अब हमारा क्वेश्चन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन, वाई कार्बन इज कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कार्बन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोग पढ़ते ही क्या, कार्बन इज कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बिकॉज इट्स यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म 4 कोवलेंट बॉन्ड विद अदर एटम्स। ऑर्गेनिक में तो हम लोग पढ़ते ही कार्बन एटम्स के बारे में, और उसकी ये यूनिक एबिलिटी है कि वो 4 बॉन्डिंग कर सकता है, कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है, किसके साथ, किसी भी एटम के साथ, इंक्लूडिंग अदर कार्बन एटम्स, किसी और एटम के साथ भी और अपने कार्बन एटम के साथ भी। दिस अलोज इट टू क्रिएट अ वाइड वैरायटी ऑफ स्टेबल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स सच एज चेन्स, ब्रांचेस, रिंग्स। अब वो एक तरीके की चेन बन जाती है, आपके पास ब्रांचेस और रिंग्स बन जाते हैं। एडिशनली कार्बन कैन फॉर्म सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड्स। ये कार्बन जो है वो क्या कर सकता है, सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, कंट्रीब्यूटिंग टू डाइवर्सिटी एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो ये इतनी यूनिक एबिलिटी रखता है जिसकी वजह से ये बैकबोन कहलाता है, क्योंकि इसकी तरह का और कोई भी एटम ऐसा काम नहीं कर सकता जो काम कार्बन कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the major functional groups in organic molecules and how do they affect chemical properties? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कौन से ऐसे मेजर फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं किसी भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। इसका आंसर देखते हैं। द मेजर फंक्शनल ग्रुप इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इंक्लूड हाइड्रोक्साइल, कार्बोनाइल, कार्बोक्साइल, अमाइनो, सल्फोहाइड्राइल, फॉस्फेट एंड मिथाइल ग्रुप्स। ये नाम है, ये नाम आपने याद रखने। ये ऐसे ग्रुप हैं ऑर्गेनिक के जो बहुत मेजर फंक्शन रखते हैं। क्या फंक्शन? दे अफेक्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ बाय अल्टरिंग सॉल्युबिलिटी,
रिएक्टिविटी, एसिडिटी, बेसिडिटी और मॉलिक्यूलर, ये इनके फंक्शंस हैं जो इनको यूनिक और फेमस बनाते हैं। इंट्रैक्शन, इन्फ्लुएंसिंग एंड ओवरऑल बिहेवियर एंड द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो ये वो केमिकल प्रॉपर्टी अपने अंदर इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, व्हाट डिस्टिंग्विशेस इनऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लें, इसको स्टार लगा के इसके ऊपर IMP ज़रूर मेंशन करें। बेसिक सा क्वेश्चन है कि इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक को क्या चीज़ है जो डिस्टिंग्विश करके बताती है, और हम एक पूरी थ्योरी पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक की अलग, ऑर्गेनिक की अलग, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इनऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली लैक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स वाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड प्राइमरली कंटेन द। Inorganic compounds include salts, metals, minerals, and typically simpler in structure. Organic compounds composed mainly of carbon atoms are more complex and include molecules like proteins, lipids, nucleic acids. Organic chemistry focuses on carbon-containing compounds, whereas inorganic chemistry covers all other substances. ये perfect answer बन गया। हम इसमें एक एक चीज़ बता दी कि ये चीज़ें हैं जो हमें डिस्टिंग्विश करके बताती हैं इनऑर्गेनिक क्या है और ऑर्गेनिक क्या है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये वाला भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ डज पीरियोडिक टेबल हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज एलिमेंट। मतलब कभी सोचा है कि पीरियोडिक टेबल में इतने अच्छे तरीके से एलिमेंट ऑर्गेनाइज हुए हुए, और वो किसकी मदद से हुए हुए हैं, एक दूसरे के साथ उनका कितना अच्छा इंटरेक्टिव रिलेशन होने के साथ साथ वो एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज मेथड में। तो उसका रीज़न क्या है हमारे पास, द पीरियोडिक टेबल ऑर्गेनाइज एलिमेंट्स बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, grouping them into rows, pairs and column groups based on similar chemical properties. Elements in the same group have similar valence electron configurations leading to similar reactivity. अब कोई भी पीरियोडिक टेबल में वो इस तरीके से ऑर्गेनाइज हुए हैं कि वो छोटे से बड़ा नंबर जा रहा है, असेंडिंग ऑर्डर जा रहा है हमारे पास, जो कि ग्रुप्स की फॉर्म में, पीरियड्स की फॉर्म में, रोज़ और कॉलम में, ठीक है। उनके सिमिलर जो एक ही पीरियड में आ रहे हैं, एक ही ग्रुप में आ रहे हैं, उनका सिमिलर क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। जो एलिमेंट्स इन सेम ग्रुप है उनका, अब यहाँ पे रीज़न देखें, जो एलिमेंट सेम ग्रुप में हैं उनका सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो उनको लीड करती है, उनके रिएक्टिविटी, उनके रिएक्शन सिमिलर चले जाते हैं। एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन हेल्प प्रेडिक्ट एलिमेंट बिहेवियर, प्रॉपर्टीज़ एंड हाउ दे इंटरेक्ट इन केमिकल रिएक्शंस। तो यही उनकी स्टेबिलिटी है जो शो करती है उनके बिहेवियर को, उनकी प्रॉपर्टीज़ को, और वो किस तरीके से केमिकल रिएक्शन में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। अंडरस्टूड? ओके, स्क्रीनशॉट ले लें इसका भी। एनालिटिकल केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन है, हाउ आर एनालिटिकल मेथड यूज टू आइडेंटिफाई एंड क्वान्टिफाई द केमिकल सब्सटेंसेस। हम लोगों ने एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ा क्या था, हम पीछे जाते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम लोग क्या देखते हैं कि एनालिटिकल केमिस्ट्री हमें बता रही है, जो कि 4th ब्रांच है। एनालिटिकल केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ अ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द मेथड एंड द इंस्ट्रूमेंट्स फॉर डिटरमाइनिंग द कंपोजिशन, द प्रॉपर्टीज ऑफ मेथड। अगर आपने ब्रांच ऑफ साइंस को, किसी भी ब्रांच ऑफ साइंस को एनालाइज करना है तो हम उसके कंपोजिशन को डिटरमाइन करते हैं, उसके इंस्ट्रूमेंट्स को, उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करते हैं, उसके मेथड की डीलिंग को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन भी हमसे यही पूछ लिया है कि हाउ आर एनालिटिकल मेथड यूज टू आइडेंटिफाई एंड क्वान्टिफाई द केमिकल सब्सटेंसेस। अब ये एनालिटिकल मेथड हमें कैसे आइडेंटिफाई करवाते हैं, क्वान्टिफाई करते हैं केमिकल सब्सटेंसेस के बारे में। तो हमें यहाँ पे आंसर बताया गया है, एनालिटिकल मेथड्स आइडेंटिफाई एंड क्वान्टिफाई द केमिकल सब्सटेंसेस थ्रू टेक्निक्स लाइक स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्रोमैटोग्राफी, mass spectrometry. Spectroscopy measures light absorption or emission or identify the molecular composition. Chromatography separates components in a mixture based on their interaction with stationary phase. Mass spectrometry analyzes the mass to charge ratio of ions to determine molecular structure and quantity. अब वो किसी भी चीज़ को एनालाइज तब किया जाता है जब उसका एक्सपेरिमेंट होता है, उसका डाटा निकलता है, ठीक है, तभी आप एनालाइज कर सकते हो। अगर आपने करना है ना, आप एक कमरे में खड़े हो, आपने उस कमरे की लेंथ को मेजर करना है,
सेंटीमीटर्स में करना है, मिलीमीटर में करना है, मीटर में करना है, उसके चारों दीवारों का, रूफ का, फ्लोर का। आपने जब उसको मेजर कर लिया, आप उसको एनालाइज करोगे, अच्छा ये इतनी मेजरमेंट में बना है, ये इसकी इतना डिस्टेंस है, इसमें इतना हम लोग जो है वो चौड़ाई और लंबाई के साथ कर्टन लगा सकते हैं, मैट्रेस बिछा सकते हैं, कोई और चीज़ रख सकते हैं। आप एनालाइज कर रहे हो इस चीज़ को। अब एनालिटिकल मेथड हमें केमिस्ट्री सब्सटेंसेस कैसे एनालाइज करवाते हैं। सबसे पहले स्पेक्ट्रोस्कोप, जो लाइट को मेजर करता है, एब्जॉर्ब करता है, एमिट करता है, अपने अंदर से स्क्रीट करता है, आइडेंटिफाई करता है कि मॉलिक्यूलर की कंपोजिशन कैसे हुई है। और क्रोमेटोग्राफी जो सेपरेट करता है कंपोनेंट को किसी भी मिक्सचर में अगर बेस हुए हैं उनके इंट्रैक्शन के लिए। अगर हम लोग बात करें सॉल्ट इन अ वाटर, सैंड इन अ वाटर, उसको वो फिल्ट्रेशन पेपर के थ्रू सेपरेट करेगा, वो क्रोमेटोग्राफी कहलाएगी। मास स्पेक्ट्रोमेट्री एनालाइज द मास टू चार्ज रेशियो ऑफ आयंस टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इन द क्वांटिटी। मास स्पेक्ट्रोमेट्री हमारे पास जो है आयंस की रेशियो, उसका मास, उसका स्ट्रक्चर, उसकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हमें उसको फाइंड करके देता है। ठीक है।